वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग HPSC PGT इकोनॉमिक्स के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसमें हम एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे जिसके अंदर 100 क्वेश्चन थे और जिसमें से 75 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी 3 वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गए हैं, उसे आज की वीडियो में हम सोल्व कर लेंगे। कोई भी हमारे चैनल पर अगर नया आया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप HPSC के लिए ढूंढ रहे हैं तो HPSC PGT इकोनॉमिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें HPSC का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सीरीज़ की सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। एक प्लेलिस्ट जो HPSC PGT इकोनॉमिक्स के नाम से है उसमें कम से कम आपको 24 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको करने से पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूरा हो जाएगा आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। फॉर विच कैटेगरी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज अ एंजल लॉ एप्लीकेबल। अब ये कह रहा है कि कौन सी गुड्स पर एंजल लॉ अप्लाई होता है। अब आपको पता है एंजल लॉ क्या करता है, इनकम में और डिमांड में रिलेशन बताता है। और किसकी इनकम और डिमांड में रिलेशन इसने सबसे पहले बताया था, या किस पर ये एप्लीकेबल होता है, फूड की डिमांड पर ये एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हु एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कौन जो है क्या करता है, वित्तीय जितने भी संसाधन होते हैं उनका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में करता है। तो हमें पता है कि हमारा फाइनेंस कमीशन है जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया था। इसका काम क्या है, सेंटर और स्टेट में पावर्स का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, IFC जो शब्द है या प्रिंटेड जो बैंक की पासबुक पे लिखा होता है, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड अ डिमांड कर्व। अब आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व क्या होता है। सबको पता है स्लोप उसका डाउनवर्ड होता है और कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ऊपर से नीचे आते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड आप जाते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच वर्कर्स आर इन बिटवीन जॉब एंड सर्चिंग अ न्यू बेटर जॉब इज कॉल्ड डैश अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या कह रहा है, एक ऐसी सिचुएशन है जब एक वर्कर एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब, कुछ बेटर जॉब ढूंढने के लिए सर्च कर रहा है, और इस टाइम पर जब वो एक जॉब छोड़ता है और दूसरी बेटर जॉब ढूंढने के टाइम पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो इसको किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इनपुट आउटपुट टेक्निक जो है किन्होंने इन्वेंट की थी। तो इनपुट आउटपुट टेक्निक की अगर हम बात करें, ये था वेस्ली लियोनटिफ। वेस्ली लियोनटिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल जो हम मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसको दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मार्शल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर किन अजम्पशंस पर बेस है। अब मार्शल का नाम आता ही आपको याद आ जाना चाहिए कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मतलब किसी भी चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी को आप नंबर्स में क्या करते हो, मेजर करते हो। अब आप देखिए उसमें क्या होता है कि यूटिलिटी को जोड़ा जाता है। ये बात सही है ना, आप पहले गुड्स को खा कर यूटिलिटी मिली, दूसरे को खाई तब यूटिलिटी मिली, सबको जोड़ते हो तभी आपकी क्या आती है, टोटल यूटिलिटी आती है क्या नहीं आती। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड जो ऑप्शन है, ये जो हाइपोथेसिस है ना कार्डिनल अप्रोच, ये कहती है कि आपने जो फर्स्ट कमोडिटी खाई
उसकी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, जो आप सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी से। तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही है कि हाइपोथेसिस ये मानती है कि जो यूटिलिटी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लोनेबल फंड थ्योरी इंटरेस्ट रेट किसका फंक्शन होता है। तो लोनेबल फंड की जो थ्योरी है वो आपको क्या कहती है कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का जहां इंटरसेक्शन होता है वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड में इन्वेस्टमेंट भी आता है, डिजायर टू होल्ड मनी, आप कितना पैसा रखना चाहते हो, क्वांटिटी ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये इस सब का फंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है सप्लाई कर्व का रिलेशन किसके बीच में है, सप्लाई एंड प्राइस। सिंपल सी बात है, सप्लाई कर्व आप जब बनाते हो तो कैसा बनता है, ऐसे ही तो होता है वो। तो इधर क्या होता है, प्राइस होता है, इधर आप किसी की सप्लाई लेते हो। तो सप्लाई कर्व इज द रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या काम मनी नहीं करती। अब आप देखिए क्या कौन कौन से काम मनी करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम मनी का है, हम स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट करते हैं, फ्यूचर में किसी को पेमेंट करते हैं, और स्टोर करके रख लेते हैं वैल्यू को, पैसे को इकट्ठा करके रख लेते हैं, ये भी होता है। तो मीन ऑफ बार्टर वस्तु विनिमय का साधन नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, ये मनी का काम नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरली डिपेंड ऑन। अब क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है उनके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये किससे डिसाइड होता है। अब आपको पता है क्लासिकल सिस्टम ये मानता है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट और प्राइस, इनमें अगर क्या लाएं, फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल सिंपल सी बात है, वेज रेट पे तो डिपेंड करेगा ही कि वेज कितनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, और प्राइजेस के बीच में जो प्राइस एंड वेज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राइस और वेज ये डिसाइड करेंगे कि आप कितने लोगों को क्या दोगे, काम दोगे। प्राइस किसका, जो आप प्रोडक्शन करोगे ना उसकी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस। अब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसी हिसाब से वेज रेट होगी, और उसी हिसाब से आप क्या करोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सोचोगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन ने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी 1957 या शायद 58, तो उसके अंदर उसने क्या कंक्लूजन दिया था। उसने कहा था कि चेंज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग, कि जो हम एग्रीगेट खर्च स्पेंडिंग करते हैं वो प्राइमरली किसके चेंज होने से डिसाइड होती है। ठीक है, आप कितना खर्च कर रहे हो, आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो सबसे पहले किसके चेंज से प्रभावित होता है। तो मनी सप्लाई में चेंज होता है तभी क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि आप कितना एक्सपेंडिचर करोगे या नहीं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका मनी सप्लाई होता है। तो हम ये कहेंगे मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बोला कि मनी, जो चेंज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग, कितना आप खर्च में चेंज करोगे, वो प्राइमरली डिटरमाइन होता है किसकी हेल्प से, कि मनी सप्लाई में कितना चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। कौन सी चीज़ है जो व्यापार चक्र की नेगेटिव साइड को दिखा रही है। अगर देश में इन्फ्लेशन आएगा तो सबसे सिंपल सी बात है एम्प्लॉयमेंट होगा या बूम की सिचुएशन होगी, तो ये पॉजिटिव साइड है, इन्वेस्टर आएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आपका बजट डेफिसिट घट रहा है तो ये भी पॉजिटिव साइड है। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव साइड है। लेकिन किसी भी देश में इन्वेंट्री हो गया, कच्चा माल या फिर इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री घट रही है तो ये बिजनेस साइकिल के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये दिखाएंगे कि आप या तो मंदी में हैं या फिर आप महामंदी की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अ डिक्लाइन इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का घटने का मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी नॉमिनल जीडीपी, मतलब आपके देश की जीडीपी है मान लो 5,000, तो फिर क्या होता है अगर प्राइसेस आपके बढ़ जाएं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपको पता है कि आपकी रियल जीडीपी घट जाती है। तो रियल जीडीपी के घटने का मतलब है कि प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये क्या दिखाएगा? आपको दिखाएगा ना कि मंदी की सिचुएशन है, महामंदी की सिचुएशन है, और बिजनेस साइकिल में आप डाउनवर्ड साइड आ रहे हो। मंदी में तो आप नीचे ही आओगे ना, डाउनवर्ड साइड। स्विंग कहाँ होगा? डाउनवर्ड साइड स्विंग होगा। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? आपको पता है हम जब मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड इन दोनों को ही यूज़ करते हैं। तो जब हम क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि खुले बाजार के अंदर आप सिक्योरिटीज़ को सेल करते हो या परचेज करते हो, और मार्केट में मनी की सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करना है? ट्रेडिंग करनी है। किसकी ट्रेडिंग करनी है? हमने ट्रेडिंग किसकी करोगे? आप सिक्योरिटीज़ की तो करोगे। तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी की ट्रेडिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप या तो सिक्योरिटीज़ को बेचोगे या सिक्योरिटीज़ को खरीदोगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका द डेफिशिएट बजट इन विच डेफिशिएट आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस इज कॉल्ड। अब आप देखिए, आपके बजट में घाटा है। घाटे का मतलब हुआ आपका एक्सपेंडिचर हो गया ज़्यादा और इनकम हो रही है देश की सरकार को कम, तो आपका बजट घाटे में जाना तय है। ठीक है, सरकार के पास खर्च हो गया सरकार का मान लो 500 करोड़, लेकिन सरकार को इनकम आई 100 करोड़, तो 400 करोड़ का तो सरकार को बजट में क्या हो गया? घाटा हो गया। अब क्या कह रहा है, इस घाटे को हम कैसे पूरा करते हैं? लोगों पे तरह तरह के टैक्स लगाते हैं। एक बात बताओ, जब आप अपने घाटे को पूरा करने के लिए टैक्सेस का सहारा लोगे तो आपका बजट खुद ही बताओ, बैलेंस बजट है, सरप्लस बजट है या जीरो बेस बजटिंग है? तो आपका अनबैलेंस बजट है। अनबैलेंस बजट था तभी तो आपका डेफिशिएट था, और उस डेफिशिएट को पूरा करने के लिए आप और दोबारा टैक्स लगा रहे हो। तो ये सिचुएशन आपको बताती है कि आपका जो बजट है वो कहलाएगा अनबैलेंस बजट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी है कि जो हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो गवर्न करती है उसको, तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखती है मॉनेटरी पॉलिसी, तभी तो वो मनी की सप्लाई को घटाती है, बढ़ाती है और देश में ग्रोथ लाना चाहती है। प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, लेकिन फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना इसका काम नहीं है। ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए WTO है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है। तो यही इस क्वेश्चन का नोट आपसे पूछा था, तो नोट में यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। वो कौन सा एवरेज है जो सिर्फ आपको पोजीशन बताता है? तो मीडियन क्या होता है? बीच में बैठा होता है। मीडियन क्या होता है? जितनी भी आपके पास टर्म है उसकी मिड वैल्यू होती है, तो मीडियन ही है और मोड ही है जो आपको पोजीशन एवरेज बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट दिस बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये तो सबको पता है, 1936 में J.M. केन्ज ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द इक्वालिटी इन रूरल एरिया। अब इसमें से किस एफर्ट से आप ग्रामीण क्षेत्र में समानता ला सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में समानता लाई जा सकती है अगर आप लैंड रिफॉर्म्स करो। लैंड रिफॉर्म्स में क्या होगा, जो बंदा जो काम कर रहा है, जो जिस लैंड पर कोई पर्सन काम करता है, तो एक्चुअल में वो सही मायने में उसका ओनर होगा और उसको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे काम करते टाइम। तो लैंड रिफॉर्म करेंगे तो रूरल एरिया में जो लैंड पर काम करने की जो प्रॉब्लम है या वहाँ पर जो भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अमर्त्य सेन, फेमिन की अमर्त्य सेन ने बोला था देश में क्या हुआ था, जो फेमिन्स की जो प्रॉब्लम आई थी, जो भुखमरी की समस्या आई थी, उसका मेन कारण क्या था। उसके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि हमारे देश में सही तरीके से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नहीं है।
चीज़ों को सही से नहीं बांटा गया। फूड ग्रेन का शॉर्टेज तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, शॉर्टेज ना होने के बावजूद भी लैग था डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे यहाँ पर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था फूड ग्रेन को, इसीलिए फैमिन की प्रॉब्लम आई थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है किसने ये स्लोगन दिया है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, कि हम पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम प्योर है हमारे यहाँ, बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्लोगन है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट ग्रांट एनी टैक्स रिबेट, निम्नलिखित में से किसे कर छूट नहीं दिया जाता, किस चीज़ में बिल्कुल भी टैक्स से छूट नहीं मिलती। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या हम कहें इंदिरा विकास पत्र। इंदिरा विकास पत्र जो है उसमें किसी तरह का आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज स्टेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट डेट लॉक इन इंटरेस्ट थ्योरी, किसने उधार बंदी जो होती है इंटरेस्ट थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है विक्सेल। विक्सेल ने क्रेडिट डेट लॉक को इंटरेस्ट थ्योरी में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन आया हुआ है कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब बता दो भाई। फिजिकल पॉलिसी हमें पता है क्या होती है, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि स्टैट का प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप ये देखो कि HPSC का जो PGT इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें स्टैट्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आप क्या करो, सबसे सिंपल बुक उठाओ, जैसे कि जो ग्रेजुएशन में VK पब्लिकेशन की TR जैन की स्टैट लगती है, या मास्टर में VK पब्लिकेशन का जो स्टैट लगता है, उन चैप्टर्स की एक बार थ्योरी को आप रीड करो, या जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं उनको लर्न करो, क्योंकि अगर एक दो सम आया भी तो उन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूलों से आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारा मीन, मीडियन, मोड, या जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये फर्स्ट चैप्टर मतलब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आप ये देखो कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, जियोमेट्रिक मीन का अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करना है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। मीन की कोई भी प्रॉपर्टी आ जाएगी और आपको आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इंडेक्स नंबर या टाइम इंडेक्स नंबर में आपने क्या करना है कि कौन सा टेस्ट जो है फिशर पूरा करता है, कौन सा टेस्ट की, ठीक है, कौन टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन पूरा करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है। तो ये सब चीज़ें आपने क्या करना है, स्टैट को एक बार रीड करना पड़ेगा, तभी आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज लर्न होंगे और तभी एग्जाम टाइम में वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होंगे। बाकी जितना कोशिश हो सकेगा, जितने क्वेश्चन मैं करा सकूँगी वो मैं आप लोगों को कराऊँगी। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।